नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज की आवाज और आज की डिबेट बेहद अहम है। सेना बॉर्डर पर लड़ाई लड़ती है और दिल्ली में बैठे नेता उस पर सियासी स्कोर बनाते हैं। क्या सेना का शौर्य राजनीति का औजार बनता जा रहा है? क्या युद्ध और वीरता पर भी अब वोट बैंक की गणित हावी हो रही है? आज की इस बड़ी बहस में आमने सामने हैं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और एनसीपी की मुखर नेता सुप्रिया त्रिवेदी। बहस का मुद्दा, सेना लड़े जंग, नेता लूटे यश। क्या ये है नया राष्ट्रवाद या बस राजनीतिक नाटक? आइए सुनते हैं दोनों पक्षों की दलीलें सीधे और बेबाक तौर पर, क्योंकि सवाल देश का है, जवाब भी देश से ही आएगा। उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उनकी जबानी। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता कि जो विकीलीक्स में लिखा, अगर मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान विश्व के नक्शे से उड़ गया होता। इंदिरा जी वाला हौसला दिखाना चाहिए था, 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे पाकिस्तान के। सोफिया कुरैशी है, वो पाक है, वो गलत है, उनको बर्खास्त न करना दिखाता है कि आप हर बार ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। और आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। जगदीश संसद का सत्र हुआ, उन्होंने 42 मिनट का भाषण दिया उस सत्र में। अटल जी ने कहा था 62 में युद्ध के दौरान सत्र हुआ, देश को विश्वास में लिया गया। आप खान की सीमा पर हुई थी। दुनिया ने देख लिया जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा हुआ है, वो सॉरी द प्रॉमिस लैंड किताब में उन्होंने लिखा हुआ है 2010 में मनमोहन सिंह की था। पूरा विपक्ष खड़ा था, एक स्वर में कह रहे थे सिखाओ पाकिस्तान को लेसन। क्यों नहीं आप कुछ कर पाए निर्णायक कार्रवाई? आप क्यों पीछे हट गए? आपके पास हर साल नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। और अटल जी का क्या नाम ले, अटल जी तो उस टाइम फर्स्ट टाइमर एमपी थे। उस समय तो अटल जी को इतने बड़े नेता नहीं थे। भी पकड़ेगी और पाउंड को भी पकड़ेगी। हम ये कह रहे हैं, देखिए इनकी पार्टी ने 55-56 साल सरकार चलाई है। अब मैं कहना चाहता हूं, विदेश मंत्रालय को कैसे पता हो सकता है किस समय स्ट्राइक होने वाली है? यह तो सिर्फ डिफेंस मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में होगा। दूसरी बात, इवन डिफेंस में भी अगर आर्मी की कोई स्ट्राइक कोर या एयरफोर्स का कोई स्क्वाडन काम करने जा रहा तो सूर्य स्क्वाडन के बाहर किसी को नहीं पता होगा, स्ट्राइक कोर के बाहर नहीं पता होगा। तो अगर कोई नेता प्रतिपक्ष यह कहे कि साहब विदेश मंत्री ने जस्ट पहले बता दिया, तो इसका मतलब उन्हें सरकार के काम करने का तरीका ही नहीं पता है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। फैक्ट यह है, विदेश मंत्रालय की समिति में इनके नेता शशि थरूर जी स्वयं अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम नेता थे। मैं खुद उसमें था, उसमें 24 लोग प्रेजेंट थे, मतलब हाईएस्ट उसमें प्रेजेंस थी। विदेश सचिव ने बहुत स्पष्ट बताया कि 1:30 बजे जब हमारी स्ट्राइक खत्म हो गई, उसके बाद विदेश मंत्री ने फोन किया पाकिस्तान को और कहा कि हमने आपके यहां स्ट्राइक की है। अब आज का भारत घुसता भी है, मारता भी है, मारने के बाद बताता भी है। फिर हमने स्पष्ट किया कि हमने आपके किसी नागरिक इंस्टॉलेशन को, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, किसी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को हमने निशाना नहीं बनाया है, हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डों को बनाया। अब यह आपके ऊपर है कि आप मामले को बढ़ाना चाहें या ना बढ़ाना चाहें, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। यह बात। दूसरी बात, भाई अगर ट्रंप के बयान पर भरोसा करिए तो पूरा करिए ना। ट्रंप ने कहा कि मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर को अवॉइड किया है, तो भैया आधा तो ट्रंप का बयान स्वीकार है कि उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर वाले में आईएईए बीच में, आईएईए की तो कोई टीम ही नहीं गई इस बीच में पाकिस्तान में, तो कहां से? तो मेरा मानना है या तो भारत सरकार के बयान पे यकीन करिए तो पूरा करिए, ट्रंप के बयान पे यकीन करिए तो पूरा करिए। ये दोनों का आधा लेने का प्रयास मत करिए, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जो आपने कहा विजय शाह जी ने जो बयान दिया है उसके लिए माफी भी मांगी है, खेद भी व्यक्त किया है। इसके बावजूद जो कोर्ट की कार्रवाई होगी वो होगी। मगर राम गोपाल जी ने जो व्योमिका सिंह जी के लिए कहा उसके लिए तो माफी भी नहीं मांगी। अब ये बताइए, इनके लोगों ने भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा, माफी भी नहीं मांगी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को जाके सिद्धू ने, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, जनरल बाजवा को गले लगाया, माफी भी नहीं मांगी। हाफिज को साहब कहा, माफी भी नहीं मांगी। और तो और ये कह रहे हैं उन लोगों से जाके पूछिए। तो मैं कहना चाहता हूं, भारत की संसद पे हुए हमले में जिन लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी, उसके बाद 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, मगर सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। तो मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, माफी भी नहीं मांगी, उनका तो समर्थन करने चले गए। इसलिए उस विषय को छोड़िए। और कौन किसको अपना विदेशी प्रभाव में आता है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट कोट करना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में विदेश मंत्री थे नटवर सिंह। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, वन लाइफ इज नॉट एनफ, और उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मुझे विदेश मंत्री पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। यह मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री नटवर सिंह की कहानी, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उनकी जबानी। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता कि जो विकीलीक्स में लिखा है सच है, मगर आज तक आके
कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया है कि हिलरी क्लिंटन ने कहा कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया कैसे मंत्री बनने वाले थे, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, ये कहां से आया? बकौल विकीलीक्स जाके अमेरिका के राजदूत से मिलकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है। बकौल विकीलीक्स 2008 में न्यूक्लियर डील को फाइनल करते समय स्टीवन वाइट जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन था, उसको इनका एक नेता जाके कहता हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है पूरा सांसदों को सेट करने के लिए, न्यूक्लियर डील पास हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, और पीछे की बातों को तो छोड़ते चले जाइए, उसमें तो फिर बहुत सारा विस्तार में जाएंगे तो कौन किसके साथ रहा है। इसलिए मेरा मानना है इस अवसर पर सबको साथ मिलकर चलना चाहिए और आपसी मतभेद और राजनीतिक मतभेद को इस संवेदनशील समय में दूर रखे तो बेटर है। मगर क्या करें, इनके खड़गे जी बोल देते हैं ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए कि छोटी मोटी बात है। मुझे लगता है ये इन बातों को दरकिनार करके इस समय एकजुटता प्रदर्शित करने का जो भाव आप लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में दिखाया था उस पर ईमानदारी से रहिए तो ज्यादा अच्छा रहे। सुप्रिया जी जवाब दे दीजिए। राजनीति तो देखिए कौन कब करता है, इस पर चर्चा होने लगेगी तो शर्मसार हो जाएगी बीजेपी। राजनीति कौन करता है? 26/11 के बाद अगले ही दिन कौन पहुंच गया था ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और जहां नीति मनी मिली तो ट्राइडेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कौन गाड़ी से वहां पर जाकर इंस्पेक्शन करना चाहता था? तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी ऑपरेशन चल रहा था, वो वहां पर जाकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। राजनीति इसको कहते हैं। राजनीति कौन कर रहा है? हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम आप देखिए, उन्होंने धूल चटाई पाकिस्तान को। अगर मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान विश्व के नक्शे से उड़ गया होता। इंदिरा जी वाला हौसला दिखाना चाहिए था, 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे पाकिस्तान के, नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए था। खैर नहीं कर पाए, प्रभाव में आ गए, दबाव में आ गए। लेकिन उसके बाद रेलवे टिकट के फोटो पर ऑपरेशन सिंदूर छपेगा, फोटो छपेगी मोदी जी की। उसके बाद बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जाएंगी, बिल्कुल आर्मी की यूनिफॉर्म में आ जाएंगे मोदी जी। कभी पायलट बन के अपने छपवा देंगे पोस्टर मोदी जी। और ये लोग नहीं छपवा रहे हैं, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स पर हैं ये। बीजेपी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल हैंडल देखिए, बीजेपी नेशनल हैंडल देखिए। मोदी जी सेना की यूनिफॉर्म पहनकर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय ले रहे हैं। आप सेना को कभी तो श्रेय दीजिएगा। राजनीति ये होती है, राजनीति ये होती है कि आप धीमे से कन्नी से काट के निकल गए कि विजय शाह ने माफी मांग ली। माफी मांगने का काम नहीं किया है, उन्होंने पाप किया है। उन्होंने जो बातें एक ऑफिसर के लिए कही है जिसका नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है, वो पाप है, वो गलत है। उनको बर्खास्त न करना दिखाता है कि आप हर बार ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। और आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, जगदीश देवड़ा किस हैसियत से कहते हैं कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी और उनको तो बर्खास्त भी नहीं किया गया। अरे आपकी पार्टी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई कर लेती तो हम मान जाते। आपने बोला मुसलमान मुल्कों ने आतंक की का वो किया है, उसको गलत बोला है। एक भी मुल्क ने हमारे सपोर्ट में कुछ बोला है? एक मुल्क का स्टेटमेंट दिखाइए। इससे पहले हिंदुस्तान को इतना अलग थलग कभी नहीं महसूस कराएगा। और किसके सामने? वो कंगले पाकिस्तान के सामने, जिनके पास आटा नहीं है खाने को और चले जंग करने। हमारी कूटनीति का ये सबसे बड़ा फेलियर है। यहां पर एक बात कहनी और जरूरी है, प्रभाव में कौन आता है? चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप लोगों को एक ग्रुप्स बनाकर आपने 11 साल सत्ता में 90 कंट्रीज की यात्रा करी, मोदी जी ने अपने आप को विश्व गुरु घोषित कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब हिंदुस्तान की बात करने की विश्व के सामने मौका आया तो आपको विपक्ष की जरूरत पड़ी। और मैं इसका स्वागत करती हूं, आपने विपक्ष को साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात कही और आपने कहा कि विपक्ष के लोगों को भी आपने इंक्लूड किया, अच्छी बात है। आप दुनिया भर में लोगों को बात करने के लिए भेज रहे हैं, आप हिंदुस्तान के सदन को कब बताइएगा? संसद में सत्र कब होगा? 2008 के बाद अडवाणी जी ने कहा संसद का सत्र होना चाहिए, संसद का सत्र हुआ, उन्होंने 42 मिनट का भाषण दिया उस सत्र में। अटल जी ने कहा था 62 में युद्ध के दौरान सत्र हुआ, देश को विश्वास में लिया गया। आप सत्र से क्यों भाग रहे हैं? दुनिया को बताना है क्या हुआ, भारत के संसद को नहीं बताना है। भारत में सत्र नहीं बुलाना चाहिए। जिन लोगों ने विश्वास से चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजा है, क्या उनको सच जानने का हक नहीं है? और अगर बार बार आप इतिहास कुरेदिएगा तो फिर इतिहास कुरेदने पर मैं भी आ जाऊंगी और फिर बताना पड़ेगा कि भाई 1999 से पहले मुस्लिम लीग के साथ तो सरकारें आप मिलकर चला रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चला रहे थे। जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में, बंगाल में सरकारें भी चला रहे थे और ब्रिटिशर्स को लिखकर बता भी रहे थे कैसे इस आंदोलन को कुचला जाए। और सावरकर जी, उन्होंने कितनी अंग्रेजों की परस्ती करी है सबको पता है। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, आज वो मौका नहीं है। अगर आप दृष्टता पे आइएगा तो मैं भी राजनीति पर आऊंगी। और राजनीति बड़ी गंदी कर रहे हैं आप, मोदी जी का फोटो छपवा कर अमित कॉम्बैट में कराकर, ये गंदी राजनीति है, इससे बचिए, ये मत करिए। हमारी सेना का श्रेय मत खाइए, अपने आप को सैनिक घोषित मत करिए। हमारी सेना ने जो किया है, अगर छूट होती तो पाकिस्तान आज विश्व के नक्शे पर नहीं होता, ये मैं विश्वास से कहती हूं। ये बड़ी बात आप कह रही हैं, थोड़ा सा और धैर्य दिखाना चाहिए। लेकिन जब हम 1971 में जीत का श्रेय और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं
तो अभी मोदी जी के पोस्टर से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, इसका जवाब देंगे सुधांशु जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें आज राजस्थान में कही हैं उसको बताते हुए मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि देश ने एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट में, उसके बाद हमारी पहली सभा राजस्थान की सीमा पर हुई थी। दुनिया ने देख लिया जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पीएम ने आगे कहा है कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देश ने संकल्प लिया था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से बड़ी कार्रवाई हुई है। और प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। उन्होंने छिपकर वार सीने पर किया था और हमने जबरदस्त प्रहार घर में घुसकर किया है। सुधांशु जी, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन जो बातें सुप्रिया श्रीनेत ने कही हैं वो आपको इतिहास में आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं और बार बार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। क्यों नहीं बुला लेती है सरकार? दोनों बातों का जवाब देता हूं, इतिहास और वर्तमान दोनों का जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते, तो ये वो पार्टी बोल रही है जिसके पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जाके, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में गुहार लगाई कि आप लोग मदद करिए मोदी को हटाने में। गजब है। अभी 2024 का चुनाव, फवाद चौधरी पूर्व मंत्री पाकिस्तान का क्या कहता है, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाएगा। गजब है साहब। उसके बाद दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करता है, उसके बाद वो नेहरू की भी तारीफ कर देता है। आपने क्यों नहीं बोला, कौन होता भाई तू बोलने वाला हमारे बीच में? आपने मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई की नहीं की। अब आइए, पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का बर्ताव और किस प्रकार की चीजें हुई और किसने सामर्थ्य दिखाया, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। सेना के शौर्य पे भी बात करने वाले लोग वो जिन्होंने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या के आरोपी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये कहने पे कि आज वो सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं। जिस समय पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काट दिए थे, उस समय इनके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी का नाम लेने में हिचक रहे थे। सुषमा स्वराज जी ने जब मुद्दा, वो कह रहे हैं कुछ लोग वहां पर आए थे यूनिफॉर्म में, सम पर्सन्स केम एंड कट द हेड। जब सुषमा स्वराज जी ने इसको मुद्दा बनाया, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक विद द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, तब जाके इनके रक्षा मंत्री ने आखिर में कहा कि हां, जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे, तब जाके उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बात कही। और 2008 की बात है तो फाली होमी मेजर, उस समय के वायुसेना अध्यक्ष ने 2016 में लिखा है कि सेना कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा हुआ है, वो सॉरी द प्रॉमिस लैंड किताब में उन्होंने लिखा हुआ है 2010 में मनमोहन सिंह की वार्ता के आधार पे कि 2008 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह को लगा, कांग्रेस को यह लगा कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ हो सकता है, इसलिए कार्रवाई न की जाए। और वो मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी के लिए कह रही हैं कि वहां पे ऑपरेशन चल रहा था तब वहां गए। क्या बचकानी बात है, ऑपरेशन चल रहा था तो किसी को अलाउ कैसे किया गया भाई? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। इसलिए इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं वो बातें मुझे लगता है कि सोच समझकर गंभीरता से करनी चाहिए। और रही बात 1971 की वॉर की, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े, पीओके नहीं सॉल्व कराया, छोड़िए। हमने 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने वापस नहीं लिए, वो छोड़िए। हमने पंजाब और सिंध का 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान का कब्जा किया था वो क्यों वापस कर दिया भाई? और मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि जिस अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था हम पे अटैक करने के लिए, उस अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? कुछ तो खेल हुआ होगा ना। और उस समय, जिस समय यूनाइटेड नेशंस में एक नहीं आधा दर्जन प्रस्ताव आए हमारे विरुद्ध, हर बार सोवियत संघ ने वीटो किया। और इतना ही नहीं, 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की, 100 से अधिक देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की। फिर सोवियत रूस ने वीटो किया, और सोवियत रूस के वीटो का, सोवियत रूस ने जो उस समय साथ दिया था, उसका कर्ज क्या क्या चुकाया है भारत की सरकार में, ये मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा प्रिवी पर्स खत्म करो लेट 60s में, यस सर कर दिया। फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस सर कर दिया। बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। पीएसयूज बना दो यानी इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। कमिटेड जुडिशरी की बात कर दो, यस सर कर दिया। फिर उसने कहा अपना नाम बदलो, अपनी वल्दियत बदलो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यस सर लीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में और इतिहास में जाएंगे तो मैं फिर कहना चाहता हूं। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को जो लेटर लिखा है, जो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा डिक्लासिफाइड कर दिया गया है, कोई जाके चेक कर ले। ऐसी शर्मसार करने वाली बात लिखी है कि अमेरिका से स्क्वाड्रन मांगी और कहा एयरफोर्स का कंट्रोल आप करिए, वरना चाइना हमारा टोटल कब्जा कर लेगा। एयरफोर्स, उन्होंने कहा हमारे पायलट को चलाना नहीं आता। 19 नवंबर 1962, तब 20 नवंबर को आके अमेरिका ने किया था। मैंने फैक्ट के साथ बोला है,
सारे सोर्स कोट करके बोले हैं, कोई बात हवा में नहीं बोली है। सुप्रिया जी माने या ना माने, चित्रा जी आपको विश्वास हो ना विश्वास हो, मैं लाखों दर्शक जो देख रहा हूं उनसे कहूंगा जाइए चेक करिए 2010 में कैनेडी फाउंडेशन के द्वारा डिक्लासिफाइड किए गए लेटर में क्या क्या लिखा है। इसलिए पीछे जाएंगे तो बहुत कुछ है। ठीक है सुप्रिया जी, इस पर जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने कुछ और बड़ी बातें कही हैं, उसका भी सवाल आप पर लेते हुए, जो अपने हथियार पर घमंड करते थे वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का खेल है। ऑपरेशन सिंदूर जो हिंदुस्तान के लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब ले लिया गया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, वो घर में दुबके पड़े हैं। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया है। सुप्रिया श्रीनिधि जी, सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में नहीं मिलाया है, ये अंतर है। और हम सब सिंदूर लगाते हैं और सिंदूर सौहार्द का, सिंदूर सौभाग्य की निशानी है। सिंदूर सुहागन के लिए क्या मायने रखता है, ये हिमांशी नरवाल से पूछिएगा, जिसका सिंदूर 4 दिन में उजड़ गया। 26/11 में और अभी में ये अंतर है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक उन आतंकियों को नहीं मारा है। 26/11 में हर आतंकी मारा गया था। और असलियत यह है कि जो शहीद हेमंत करकरे, जिन्होंने बड़ा प्रहार किया था, उनको इनकी साध्वी प्रज्ञा, जिनको ये संसद लेकर आए, उन्होंने श्राप भी दिया था और कहा था कि ये किसकी मौत मारा जाएगा, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती हूं। आप तो उन लोगों के साथ खड़े थे जो 26/11 की लड़ाई यूनिफॉर्म में लड़ रहे थे और शहीद हुए थे, हेमंत करकरे जैसे लोगों की। आप मुझे एक बात बताइए, और ये बात यहां पर कहनी जरूरी है, सिंदूर के साथ सौदा क्यों किया हमने? अमेरिका बार बार कह रहा है, ट्रेड की धमकी दी, व्यापार का हवाला देकर मैंने बंद कराया। हमने सिंदूर के साथ ही सौदा कर लिया। सिंदूर के साथ कोई सौभाग्य सौदा कर सकती है? किस सिंदूर की बात आप कर रहे हैं? जिनका सिंदूर उजड़ गया वो आज भी न्याय मांग रहे हैं। 1 महीने बाद वो कह रहे हैं कहां है वो आतंकी? 26/11 के आतंकी मारे गए थे, इस बार के आतंकी अभी तक मारे नहीं गए। सुधांशु जी ने पीओके की बात करी। 11 साल से सत्ता में आप हैं। हमने जब 1971 में पाकिस्तान से जंग लड़ी थी तो पूरा विश्व हमारे खिलाफ था, लेकिन हमने दृढ़ता से अपनी सेना के मनोबल को ऊंचा रखा, शौर्य और पराक्रम पर विश्वास किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अमेरिका ने बोला 7वां बेड़ा भेज रहा हूं, हमने कहा 70वां बैठ दो, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करेंगे। और किया। आपने क्यों नहीं किया? आपके साथ तो पूरा मुल्क खड़ा था, पूरा विपक्ष खड़ा था, एक स्वर में कह रहे थे सिखाओ पाकिस्तान को लेसन। क्यों नहीं आप कुछ कर पाए निर्णायक कार्रवाई? आप क्यों पीछे हट गए? आपके पास मौका था, आपको पीओके इस बार लाना चाहिए था, क्यों नहीं लाया आप? ऐसे ही थोड़ी इंदिरा जी याद करी जा रही है और आपके लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने जो कर दिया वो मोदी जी नहीं कर पाए। ये असलियत है। यहां पर 2-4 बातें यहां पे और भी कहनी जरूरी है। ये बात कर रहे थे किसी फवाद चौधरी की। कौन है ये चिंटू? उसको क्यों इतना पॉपुलर बताते हैं आप बुला बुलाकर? उसने नेहरू की तारीफ कर दी। अरे नेहरू की तारीफ विश्व करता है, आपने तो जाके जिन्ना को सेक्युलर बता दिया। अडवाणी जी उसकी मजार पर गए, वहां पर प्रार्थना करी, वहां पर श्रद्धांजलि करी, चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए, उसको धर्मनिरपेक्ष बताकर आ गए, उस जिन्ना को जिसने बंटवारे की पहल करी थी इनके सावरकर के साथ मिलकर। आप यहां पर आपने एक सवाल पूछा था और यहां पर सुधांशु जी ने कुछ बातें कही, उसका जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु जी, आपको बैंक नेशनलाइजेशन से दिक्कत है? मुंबई में एक क्रोनी कैपिटलिस्ट जो थे वो बैंकों पर कब्जा करके रखते थे। इंदिरा जी ने एक बार में बैंक का नेशनलाइजेशन किया और गरीबों तक बैंक पहुंचा, गरीबों तक सेवाएं पहुंची, छोटी छोटी जगहों पर बैंक की ब्रांचेस खुली। आप एक भी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, एक का नहीं कर सकते हैं, यह असलियत है। आपको दिक्कत पीएसयू बनने से, वो सरकारी पीएसयू बने, हाँ बनाए पीएसयू हमने, और असलियत यह है कि आपने एक भी पीएसयू नहीं बनाया 11 साल में। हमने सरकारी उपक्रम बनाए, वहां पर लोगों को नौकरियां दी और स्पेशली दलित, पीड़ित, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन के माध्यम से वहां पर नौकरियां मिली। आपको उससे भी दिक्कत है? सुप्रिया जी, मेरा ये सवाल है, हम इंदिरा गांधी की बात करें 1971 की, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इंदिरा जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा सबक सिखाया और आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन मुंबई हमलों में जब हमारे 166 लोग मारे गए थे, उसके 1 महीने के बाद जब हम लोग डिबेट कर रहे थे तो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया था हमने? एक जिंदा आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था, जिंदा जागता जीता हुआ सबूत। पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाए, उसको डॉजियर सौंपते रहे। पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे 2008 नवंबर के बाद, हम नहीं कर पाए। अगर उसी समय 2 टुकड़े हो गए होते तो आज पाकिस्तान 2025 में फिर से फन नहीं फैलाता। ये सवाल भी पलटकर पूछा जाएगा सुप्रिया श्रीनिधि जी आप लोगों से। बिल्कुल जवाब दीजिए, आप ही से सवाल है। 500 से ज्यादा शहीद हुए कारगिल में हमारे। आपने 2001 में क्यों बुलाया परवेज मुशर्रफ को? उसके तो हाथ हमारे लोगों के खून से सने हुए थे। हमने पाकिस्तान को लेसन सिखाया था, हमारी सेना ने 99 में सिखाया था लेसन। और अटल जी ने तो कहा भी था सदन में, अमेरिका का प्रेशर था
लेकिन हमने सीज फायर नहीं किया। ऐसी बात मोदी जी भी कहे, क्यों नहीं कह रहे? अरे चलिए, आप इंदिरा जी को नहीं मानते हैं, आप उस व्यक्ति उनको नहीं मानते जिसको इस देश ने दुर्गा कह दिया, आप कहिए ना। अटल जी ने तो कहा पाकिस्तान का तो दबाव मेरे ऊपर था, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं सबक नहीं सिखाऊंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको भी ऐसा करना चाहिए था। देखिए, तथ्यों पर अगर बात की जाए ना तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं कहने को। तथ्यों के अलावा जलेबी बनाई जाए, मीडिया के माध्यम से कुछ कहलवाया जाए तो वो अलग पिक्चर हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी 3 भाषण दे चुके हैं, इस देश के सदन के सामने भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं? आइए हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे अडवाणी जी ने करी थी, जैसे अटल जी ने करी थी, जैसे लोहिया जी ने करी थी। आइए, इस देश के सदन को कुछ तो आप गरिमा मानते होंगे, इस देश के सदन की कोई तो महत्ता है। लोग चुनकर अपना प्रतिनिधि इसलिए भेजते हैं कि अगर आज हमारे मन में सवाल है तो 142 करोड़ लोग तो नहीं खड़े हो जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि ही खड़े होंगे। तो उनके सवालों को सुनिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। जैसे कि अडवाणी जी ने पूछा था सवाल और मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था, जैसे कि अटल जी ने पूछा था सवाल और नेहरू जी ने जवाब दिया था। आज आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये बात आप क्यों नहीं कह पा रहे कि भारत के संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, संसद से ज्यादा सुप्रीम इस समय कुछ नहीं है और संसद को सच बताया जाए। सुधांशु जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, लेकिन पीएम ने जो कहा है, प्रधानमंत्री ने आज जो राजस्थान में कहा है कि आतंक का फन कुचलने की यही नीति, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय किए हैं। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। एटम बम की गिदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं है। आतंकी आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नजरिए से नहीं देखा जाएगा, उन्हें एक ही माना जाएगा। ये पीएम का बयान है, लेकिन सुप्रिया शिंदे जी बार बार ये सवाल पूछ रही हैं कि संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाकर जवाब देते हैं प्रधानमंत्री इसमें। बिल्कुल मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और सेना ने भी कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ये युद्ध विराम नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेशनल ब्रेक है। तो जिस समय ऑपरेशन चल रहा है यानी अल्प विराम हुआ है, निश्चित रूप से पूर्ण विराम होने दीजिए, उसके बाद संसद का सत्र और सारी बात होगी। और सुप्रिया जी, देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 26 नवंबर को हुआ था। नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र ऑटोमेटिक चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं था। नवंबर 1962 में हुआ था, उस समय नवंबर दिसंबर कोई जाके चेक कर ले, हर साल नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं बुलाएगा। और अटल जी का क्या नाम ले, अटल जी तो उस टाइम फर्स्ट टाइमर एमपी थे। उस समय तो अटल जी को इतने बड़े नेता नहीं थे कि अटल जी के कहने पर ऊपर इन्होंने, नेहरू जी ने ये कर दिया। सेना ने हर बार भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है, लेकिन क्या हमने उनके बलिदान को राजनीतिक नारों तक सीमित कर दिया है? आज की बहस में तर्क भी थे, टकराव भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम सेना को राजनीति से ऊपर रख पा रहे हैं? आपकी राय क्या है? क्या देश हित और राजनीति साथ चल सकते हैं, या समय आ गया है कि कुछ मुद्दों को चुनावी मंच से दूर रखा जाए? अगर आपको यह चर्चा सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और देश की सबसे सच्ची आवाज, न्यूज की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।